Assalamu alaikum, dear students. This is a very important lecture. Now, as far as today's lecture, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस के बारे में। मेरे बच्चे, आप सिलेबस को देखना, सिलेबस से आप देखो बेटा हम कहाँ पहुँचे। वी आर डिस्कसिंग नाउ द इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस. Now, as far as the ecological interactions are concerned, they are also called as interspecific interactions. They are also called as interspecific interactions. In this ecological interaction, members of two different species, for example, species A and species B, they interact with each other in a community. आपको पता है मेरे बच्चे, कम्युनिटी में देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज समहाउ इंटरेक्ट एंड द interaction is mainly for food, interaction is mainly for space, interaction is mainly for mate, and interaction can be for any other aspect. मेरे बच्चे, ऑर्गेनिजम्स आपस में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं. द इंटरेक्शन कैन बी फॉर फूड, द इंटरेक्शन कैन बी फॉर स्पेस, द इंटरेक्शन कैन बी फॉर मेट एज वेल. अब बेटा, जब दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ऑल द इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, जितनी भी इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस है उनको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में. नाउ वन टाइप ऑफ कैटेगरी इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटरेक्शंस, and another category it is called as negative interactions. Now first one it is called as positive interaction, another one is called as negative interactions. Now ये दो bases मेरे बच्चे किस basis पे है? The two categories are on the basis of effect of interaction between two interacting species. मतलब एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज ए और स्पीशीज बी ने जब आपस में इंटरेक्शन किया, इनके इंटरेक्शन का इफेक्ट क्या है इन इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. ऑन दैट बेसिस द इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंटरेक्शन. मेरे बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन को समझाने से पहले let me show you a sign. A positive sign से ecological interaction में denote किया जाता है benefit. Negative sign से ecological interaction में denote किया जाता है loss या harm जिसको आप कहते हो. और जीरो से मेरे बच्चे ecological interaction में denote किया जाता है neither benefit nor loss. neither benefit nor loss. ठीक है, ये बात आप याद रखोगे मेरे बच्चे. प्लस से बेनिफिट को डिनोट किया जाता है, लॉस से माइनस को डिनोट किया जाता है, जीरो से मेरे बच्चे नीदर बेनिफिट नॉर लॉस. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ स्पीशीज ए इट इंटरेक्ट विद स्पीशीज बी एंड द रिजल्ट ऑफ देयर इंटरेक्शन इज दैट स्पीशीज ए को बेनिफिट आ गया, स्पीशीज बी जो है इसके माइनस में लिखूंगा. द इंटरेक्शन सिंपली मीन्स दैट इन विच स्पीशीज ए गॉट बेनिफिटेड वाइल स्पीशीज बी इज हार्म्ड. अगर मैं लिखूंगा मेरे बच्चे प्लस जीरो इंटरेक्शन, इसका मतलब है ए को फायदा आया, बी को न फायदा न नुकसान. अगर मैं लिखूंगा माइनस माइनस इंटरेक्शन, इसका मतलब है बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर हार्म्ड. इसीलिए मैंने कहा बेटा the two categories whether interaction positive है या negative है, it is simply on the basis of effect of interaction between two interacting species. तो मेरे बच्चे, let us discuss the first one that is called as positive interactions. positive या इनको कहा जाता है beneficial interactions. Now, as far as the positive or beneficial interaction is concerned, कौन सा type of interaction है? It is that type of interaction in which members of one or both interacting one or both
interacting species are benefited but neither is harmed. Neither is harmed. This type of interaction is called as positive interaction. मेरे बच्चे, पॉजिटिव इंटरेक्शन वो वाला इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसमें एक या दोनों को फायदा है मगर किसी को नुकसान नहीं है. This type of interaction is called as positive interaction. Now this positive interaction can be denoted as plus plus interaction, it is a positive interaction. Plus zero interaction, it is a positive interaction. केस नंबर 1 में दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज के मेंबर्स को बेनिफिट है. केस नंबर 2 में एक को बेनिफिट, एक को ना फायदा ना नुकसान. मेरे बच्चे, प्लस माइनस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन, बल्कि ये नेगेटिव इंटरेक्शन है. मेरे बच्चे, चूंकि हम पॉजिटिव इंटरेक्शन दो ही है, इधर इट इज प्लस जीरो और प्लस प्लस टाइप ऑफ इंटरेक्शन. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन. मेरे बच्चे, पॉजिटिव इंटरेक्शन मैंने आपको, एज आई टोल्ड यू दैट द पॉजिटिव इंटरेक्शन इज दैट टाइप ऑफ द इंटरेक्शन इन विच ईदर वन और बोथ द मेंबर्स गेट बेनिफिटेड but neither is harmed. It is called as positive interaction. That means एक ऐसा एसोसिएशन है, आपने ऑलरेडी एक टर्म सुनी होगी मेरे बच्चे, symbiosis. Now symbiosis is not what you are actually saying about symbiosis. मैं आपको अभी बताऊंगा. पॉजिटिव इंटरेक्शन एक ऐसा इंटरेक्शन है, एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें एक या दोनों मेंबर्स को फायदा है. दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटरेक्शन, लेकिन नुकसान किसी को नहीं. मेरे बच्चे, एज पर एज द पॉजिटिव इंटरेक्शन इज कंसर्न, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट केस ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. मेरे बच्चे, फर्स्ट केस ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. नाउ एज पर एज द म्यूचुअलिज्म इज कंसर्न, अगर मैं म्यूचुअलिज्म के ब्रैकेट में लिखूं मेरे बच्चे प्लस प्लस इंटरेक्शन, it simply means that it is that type of interspecific interaction in which two different species associate with each other. They interact with each other for either for growth, survival or physical contact, but in this type of interaction both the members get benefited. मेरे बच्चे, म्यूचुअलिज्म हम डिफाइन करेंगे म्यूचुअलिज्म को, इट इज दैट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच बोथ द interacting species are benefited. When both the interacting species are benefited, the type of interaction is called as mutualism. मेरे बच्चे, ये इंटरेक्शन किसके लिए होगा? either the interaction is for growth, the interaction can be for survival, the interaction can be for reproduction as well. So this type of interaction is called as mutualism. I repeat dear students, mutualism एक ऐसा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसमें दो स्पीशीज जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इन दोनों को फायदा है. द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म. मेरे बच्चे, म्यूचुअलिज्म जो है, एज फार एज दिस म्यूचुअलिज्म इज कंसर्न, it is broadly classified into two types. The first one, it is called as obligate mutualism. The first one is called as obligate mutualism, while the second one, first one it is called as obligate mutualism. The second one is called as facultative mutualism. Mutualism is broadly classified into two categories. The first one is called obligate mutualism and second one is called as facultative mutualism. मेरे बच्चे, obligate mutualism क्या है? It is that type of interaction in which both organisms get benefited but their physical contact is mandatory, or I should say the two interacting organisms live in close association. मेरे बच्चे, obligate mutualism, that type of mutualism in which both are benefited, दोनों members को फायदा है, प्लस प्लस इंटरेक्शन है, but the two members
लिव इन क्लोज एसोसिएशन, जो दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं वो आपस में क्लोज कांटेक्ट में है, दे लिव इन क्लोज एसोसिएशन, और आई शुड से द रिलेशनशिप इज मैंडेटरी। दैट मीन जब तक ना वो आपस में क्लोज आ जाएंगे तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा। व्हेन द फिजिकल कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट, इफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट, द एसोसिएशन विल पेरिश। मेरे बच्चे ये तो ऐसी एग्जाम्पल है, स्पीशीज ए है और स्पीशीज बी है। जब ये दो स्पीशीज एक दूसरे से अलग अलग है तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे जब स्पीशीज ए और स्पीशीज बी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, व्हेन दे फिजिकली कम इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर, जब एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो बेटा फिजिकल रिलेशनशिप इनमें बन जाएगी, और इसके बाद एक ऐसी इंटरेक्शन में जिसमें स्पीशीज ए को भी फायदा है, स्पीशीज बी को भी फायदा है, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। मेरे बच्चे फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म का दूसरा नाम है बेटा प्रोटो कॉपरेशन। The facultative mutualism, it is called as proto-cooperation. Obligate mutualism में क्या कहा, अगर रिलेशनशिप फिजिकल कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया तो मेरे बच्चे एसोसिएशन उसी टाइम पेरिश हो जाएगी। प्रोटो कोऑपरेशन जो है बेटा, इट इज अगेन ए टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म इन विच बोथ द मेंबर्स गेट बेनिफिटेड बट द एसोसिएशन इज नॉट मैंडेटरी। मेरे बच्चे फिजिकल कांटेक्ट जो है, फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट मैंडेटरी। इफ द फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट मैंडेटरी, द टाइप ऑफ एसोसिएशन इट इज कॉल्ड एज प्रोटो कोऑपरेशन या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में स्पीशीज ए और स्पीशीज बी आपस में अगर इंटरैक्ट भी नहीं करेंगे मेरे बच्चे, तब भी स्पीशीज ए और स्पीशीज बी का सर्वाइवल पॉसिबल है। दैट मीन्स इफ दे इंटरैक्ट दे गेट बेनिफिटेड, इफ दे विल नॉट इंटरैक्ट दे कैन सर्वाइव एज वेल। बट इन केस ऑफ ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, बोथ द मेंबर्स get benefited, but for their benefit the interaction is mandatory. For the survival of the two species A and species B, the contact is mandatory. उस इंटरेक्शन को कहा जाता है ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। मेरे बच्चे फिर से आपको बताऊं, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा है। ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में फिजिकल कांटेक्ट मैंडेटरी है, दो स्पीशीज आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में मेरे बच्चे दो स्पीशीज आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, अगर इंटरेक्शन है तो सर्वाइवल पॉसिबल है, बेटर है। अगर इंटरेक्शन नहीं है तब भी मेरे बच्चे इनका सर्वाइवल पॉसिबल है। एग्जाम्पल से मेरे बच्चे ये सब समझ आएगा। लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। मेरे बच्चे बिल्कुल इजीली इसको समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट एक्चुअली ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म इज। मैंने क्या कहा अभी बेटा, ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में वो इंटरेक्शन है जिसमें दो इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फिजिकल कांटेक्ट में आना है, रिलेशनशिप इज मैंडेटरी, obligatory, and the association will perish in absence of each other. मेरे बच्चे इनिशियली एक टर्म थी बेटा जिसका नाम था symbiosis. This term symbiosis was given by D. Berry. मेरे बच्चे सिम्बायोसिस टर्म आपने सुना होगा, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा है, दैट इज एब्सोल्युटली एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा है उसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। सिम्बायोसिस फिर क्या है? सिम्बायोसिस सिंपली मीन्स लिविंग टुगेदर। सिम्बायोसिस का एक सिंपल मीनिंग है एक दूसरे के साथ रहना, दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। अब जब दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अब उनमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, दैट इज सिम्बायोसिस। सो डू नॉट कंफ्यूज सिम्बायोसिस टर्म विद द म्यूचुअलिज्म। मेरे बच्चे, जिसको आज तक आप लोग सिम्बायोसिस कहते थे, आज उस टर्म को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। नाउ एज फार एज दिस ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म इज कंसर्न, जब बात ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म की करते हैं, let us discuss now the examples of obligate mutualism.
मेरे बच्चे obligate mutualism की example. Let us discuss the first one, that is called as nitrogen fixing bacteria. Let us discuss the first one, that is called as nitrogen fixing bacteria. Now, as far as this nitrogen fixing bacteria is concerned, मेरे बच्चे आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जिसका नाम है राइजोबियम. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बारे में आपको पता है. राइजोबियम जो है ये एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया होता है विच इज़ प्रेजेंट इन नोड्यूल्स, विच इज़ प्रेजेंट इन, या मैं बताऊं बेटा, रूट नोड्यूल्स ऑफ leguminous plants, which is present in root nodules of leguminous plants. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि कहाँ पाया जाता है? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट जिसमें बेटा पी आता है, बीन्स आते हैं. रूट्स ऑफ दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन स्मॉल आउटग्रोथ्स. मेरे बच्चे ये स्मॉल आउटग्रोथ्स जो है, इन स्मॉल आउटग्रोथ्स को कहा जाता है नोड्यूल्स. एंड ये नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, और इस राइजोबियम का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज वेरी सिंपल. नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इट इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स. इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना, मेरे बच्चे, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना किसी अवेलेबल फॉर्म में, किसी ऐसे अवेलेबल फॉर्म में लाइक नाइट्रेट और अमोनिया, so that this available form can be utilized by the plants. This phenomenon is called as nitrogen fixation. This phenomenon is called as nitrogen fixation. याद रखो मेरे बच्चे, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन ओनली बी डन बाय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं. क्यों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं? स्पेशली द बैक्टीरिया, बिकॉज दिस बैक्टीरिया कंटेन एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेस. दिस बैक्टीरिया कंटेन एंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेस. मेरे बच्चे, नाइट्रोजिनेस एंजाइम बैक्टीरिया के पास है. Now, as far as this nitrogen is concerned, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट प्लांट को है, मगर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना अवेलेबल फॉर्म में इसकी कैपेसिटी बैक्टीरिया में है. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन करता है. इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट. राइजोबियम प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है. इन टर्न ये बैक्टीरिया प्लांट को करके देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. दैट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करेंगे, एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक साइड से बेटा बैक्टीरिया है और दूसरे साइड से प्लांट है. बैक्टीरिया को फायदा है पॉजिटिव, प्लांट को फायदा है पॉजिटिव. बैक्टीरिया को मिलता है शेल्टर और न्यूट्रिशन. प्लांट को मिलता है बेटा नाइट्रोजन का अवेलेबल फॉर्म. दैट मीन्स एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें बैक्टीरिया को भी फायदा है, प्लांट को भी फायदा है, बट द रिलेशनशिप इज मैंडेटरी, कंटैक्ट इज एसेंशियल. इट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म. बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैंने बताई बेटा. फर्स्ट एग्जांपल दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. इसके बाद मेरे बच्चे थोड़ा सा अगर आज आगे जाएंगे, लेट अस डिस्कस द सेकंड एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, दैट इज कॉल्ड एज लाइकन्स. आई होप आपको लाइकन पता होगा. लाइकन एक क्लोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. इट इज अगेन ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजी. A symbiotic association between algae and fungi, it is called as lichen.
इसमें से बेटा एल्गी जो होता है इसके पास क्लोरोफिल है, तो एल्गी का काम है फोटोसिंथेसिस करना। एल्गी का काम है फोटोसिंथेसिस करना। फंजे का काम है फंजे का काम है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। मेरे बच्चे, फंजे का काम है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। It is that type of interaction in which algae and fungi they form an peculiar group of organism that is called as lichen. Now lichen neither resembles algae nor fungi. दोनों को फायदा है, relationship is mandatory, that is called as lichen. लेकिन मेरे बच्चे यहां मैं आपको बताऊं, इन lichen की अगर हम बात करेंगे, अगर आप एक फंक्शन के हिसाब से देखोगे बेटा, फंजे का ज्यादा रोल है एज कंपेयर टू द एल्गी, नो डाउट इन विच बोथ द मेंबर्स गेट बेनिफिटेड, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, लेकिन फंजे का रोल ज्यादा है एज कंपेयर टू द एल्गी। 95% कंपोनेंट इसका फंजे का होता है, सिर्फ 5% इसका एल्गी का कंपोनेंट होता है। तो नाउअडेज मेरे बच्चे, इनके लिए एक अलग टर्म है दैट इज कॉल्ड एज हेलोटिज्म। आज की डेट में लाइकन के लिए एक अलग टर्म कही जाती है दैट इज कॉल्ड एज हेलोटिज्म। हेलोटिज्म इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, इसमें कहा गया है फंजे को कहा गया है मास्टर और एल्गी को कहा गया है स्लेव, because of the predominance of fungi over algae. Otherwise it is also an example of obligate mutualism. इसके बाद बेटा एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे। लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज mycorrhizae. The third type of example, it is called as mycorrhizae. Mycorrhizae is symbiotic or mutualistic association between roots of higher plants. मेरे बच्चे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं फंजे के साथ। द एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, स्पेशली पाइनस के रूट्स, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, रूट्स ऑफ द higher plants, especially the pinus, they form symbiotic association with the fungi. The relationship is called as mycorrhizae. मेरे बच्चे, फंजे को इस प्लांट के रूट से मिलता है शेल्टर, इसको मिलता है मेरे बच्चे न्यूट्रिएंट्स, इसको मिलता है बेटा शेल्टर, इसको मिलता है फूड। इन टर्न रूट प्लांट को क्या बेनिफिट है मेरे बच्चे? फंजे सॉइल के अंदर इतना पेनिट्रेट होता है, इतना डीपली पेनिट्रेट होता है जहां तक रूट पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। सो इट डिराइव्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड प्रोवाइड दीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। In turn, fungi is provided by the plant shelter and food. दोनों को फायदा है। This association, it is called as mycorrhizae. इसके बाद मेरे बच्चे एक और इंटरेक्शन की बात करो, obligate interaction, the fourth one that is called as coral reefs. I hope कि आपको पता होगा coral reef क्या होता है। It is a obligate symbiotic relationship between coelentrates. It is an obligate symbiotic relationship between coelentrates and algae. Algae और coelentrates जो है मेरे बच्चे, ये आपस में एक close symbiotic relationship में है। The close symbiotic relationship is called as coral reefs. इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब मैं जो म्यूचुअलिज्म में आपको बताने जा रहा हूं मेरे बच्चे, वो वाले हमने रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में ऑलरेडी किए हुए हैं। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में ऑलरेडी किए हुए हैं डिस्कस। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं बेटा, एक म्यूचुअलिस्टिक एग्जाम्पल between plant and animal. Let me discuss a mutualistic relationship between plant and animal.
एक प्लांट और एनिमल का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक पॉलिनेशन मैकेनिज्म इन ए यक्का प्लांट। यक्का एक प्लांट है जिसका पॉलिनेटर दुनिया में एक ही है। द पॉलिनेटर ऑफ यक्का प्लांट इट इज कॉल्ड एज यक्का मॉथ। इस यक्का मॉथ का दूसरा नाम है प्रोनुबा मॉथ, आपने लिखा भी है मेरे बच्चे प्रोनुबा मॉथ। और इस मॉथ का जो असली नाम है इट इज कॉल्ड एज टेजिटिक्यूला। तो मेरे बच्चे आपको पता है कि यक्का प्लांट का जो पॉलिनेशन होता है दुनिया में इसका कोई और पॉलिनेटर नहीं है एक्सेप्ट द फीमेल मॉथ या फीमेल यक्का मॉथ। दुनिया में बेटा यक्का प्लांट का कोई और पॉलिनेटर नहीं है, इसका एक सिंगल पॉलिनेटर बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज यक्का मॉथ। तभी मैंने कहा एक ओब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ना यक्का प्लांट का कोई पॉलिनेटर है, ना फीमेल मॉथ का लार्वा किसी जगह डेवलप हो जाएगा एक्सेप्ट इन द ओवरी ऑफ दिस यक्का प्लांट। आई रिपीट, न यक्का प्लांट को दुनिया में कोई और एनिमल पॉलिनेट कर सकता है, न यक्का मॉथ का लार्वा यक्का प्लांट के ओवरी की जगह किसी और जगह वो लार्वा निकल सकता है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। मेरे बच्चे अगर यक्का प्लांट खत्म हो जाएगा मॉथ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, अगर मॉथ एक्सटिंक्ट हो जाएगा यक्का प्लांट खुद ब खुद एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक और मैं आपको बताऊं बेटा जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन का मतलब फॉल्स मेटिंग। मेरे बच्चे स्यूडो कॉपुलेशन का मतलब फॉल्स मेटिंग बहुत आसान है, मैंने आपको बताया है। एक ऑर्किड है जिसका नाम है ऑफ्रिस। एक ऑर्किड है जिसका नाम है ऑफ्रिस। मेरे बच्चे इसका दुनिया में कोई खास पॉलिनेटर नहीं है, लेकिन ऑफ्रिस एक ऑर्किड जो है इसका फ्लावर जो है ये रिजेंबल करता है फीमेल वेस्प लाइक। एक ऑर्किड है बेटा जिसका नाम है ऑफ्रिस। इस ऑफ्रिस प्लांट में क्या होता है बेटा, इस ऑफ्रिस प्लांट का फ्लावर एक फीमेल के वेस्प से रिजेंबल करता है जिसका नाम है कॉल्पा ऑरिया। आपको कॉपी पे बेटा लिखा है ये ना। दूर से मेरे बेटे जब ये फ्लावर जो है the flower resembles to the female of the कॉल्पा ऑरिया। कॉल्पा ऑरिया का मेल दूर से जब देखता है इसको फीमेल लगती है, सो इट ट्राइज टू कॉपुलेट बट इन टर्न क्या होता है मेरे बच्चे, वो एक फॉल्स मेटिंग होती है क्योंकि वो उसका फीमेल नहीं होता है बल्कि ये एक्चुअली फ्लावर मॉडिफाइड होता है। सो इन दिस केस पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस, लेकिन वहां बेटा स्यूडो कॉपुलेशन का मैकेनिज्म है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ये भी मेरे बच्चे हमने किया है। इसके बाद बेटा एक और एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है ट्रैप डोर मैकेनिज्म जो फिग्स में होता है, ठीक है। Now as far as this fig is concerned, there's a very close relationship between fig and its wasp, जिस wasp का नाम है Blastophaga. There's an interaction, a close ecological interaction between the fig and the wasp. That wasp is called as Blastophaga. मेरे बच्चे जब इस फिग या wasp की बात करते हैं आपको पता है फिग में एक क्लोज्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है जिस इन्फ्लोरेसेंस का नाम है हाइपंथोडियम। इस हाइपंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में मेल फ्लावर्स होते हैं, फीमेल फ्लावर्स होते हैं, गॉल फ्लावर्स होते हैं। गॉल मतलब न्यूटर। दिस अ पोर एट द टॉप, दैट पोर इज कॉल्ड एज ऑस्टियोल। तो मेरे बच्चे ब्लास्टोफेगा या वेस्प जो है एक यूनिक पॉलिनेटर है जो इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर एंटर होता है वाया द ऑस्टियोल, एंड दिस वेस्प या ब्लास्टोफेगा इट लेज इट्स एग्स
ये ब्लास्टोफेगा जो है ये अपने एग्स को इट लेज इट्स एग्स, ये अपने एग्स को ले करता है ओवर गॉल फ्लावर्स। इट लेज इट्स एग्स ओवर द गॉल फ्लावर्स। लेटर ऑन मेरे बच्चे जब इनका लार्वा निकल जाता है वो लार्वा इस गॉल फ्लावर्स के ऊपर फीड करता है, लेकिन लार्वा बाहर आते आते क्या करता है मेरे बच्चे, इन फ्लावर्स को पॉलिनेट करता है। सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। मेरे बच्चे 5-6 एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो 1 या 2 एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। जब मेरे बच्चे फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं, इट इज दैट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन in which both the members get benefited, positive interaction, but the relationship is not mandatory. Both the interacting species can survive without each other. मेरे बच्चे one good example of this facultative mutualism is of a coelent trait. एक coelent trait मेरे बच्चे, एक coelent trait जिसका नाम है C anemone। एग्जाम्पल मैं इसकी दिखाऊंगा बेटा। एक सीलन ट्रेट है जिसका नाम है सी एनिमोन और इसका बेटा जोलॉजिकल नेम है एडमशिया पैलेट। इसका नाम है एडमशिया पैलेट। One of the best example of facultative mutualism is a coelent trait, that is C anemone, जिस C anemone का नाम है बेटा एडमशिया पैलेट। ये सी एनेमोन क्या करता है, ये सी एनेमोन अपने आप को अटैच करता है, आई रिपीट, ये अपने आप को अटैच करता है टू द शेल ऑफ हर्मिट क्रैब। ये अपने आप को अटैच करता है टू द शेल ऑफ हर्मिट क्रैब। और ये जो हर्मिट क्रैब है मेरे बच्चे, इस हर्मिट क्रैब के शेल के साथ सी एनेमोन अटैच हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जहां जहां ये हर्मिट क्रैब जाएगा वहां वहां ये सी एनेमोन जिसका नाम है एडमशिया पैलेटा वहां वहां जाएगा। नाउ हर्मिट क्रैब एडमशिया को लेके जाता है टू द फ्रेश फीडिंग साइट्स। हर्मिट क्रैब एडमशिया पैलेटा या सी एनेमोन को लेके जाता है टुवर्ड्स फ्रेश फीडिंग साइट्स। कि दैट मीन्स सी एनेमोन को फायदा हुआ हर्मिट क्रैब से, क्योंकि जब सी एनेमोन हर्मिट क्रैब के शेल के साथ अटैच हो गया तो फ्रेश फीडिंग साइट तक पहुंचा। क्या इंटर्न क्रैब को कुछ फायदा मिला? हाँ, क्रैब को फायदा मिला, क्रैब को भी बेनिफिट मिला फ्रॉम इट्स एनिमीज। क्रैब का जो बेटा एनिमी है, क्रैब का जो बेटा प्रेडेटर है, प्रेडेटर क्रैब का जो प्रेडेटर है, इसके प्रेडेटर को क्रैब से डर लगता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सी एनेमोन। दैट मीन्स एक ऐसी इंटरेक्शन है बेटा, सी एनेमोन को ये फायदा आ गया कि सी एनेमोन को एक ट्रांसपोर्ट मिल गया, लेकिन हर्मिट क्रैब को क्या फायदा आया? हर्मिट क्रैब को ये फायदा आया मेरे बच्चे कि हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिली फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स। लेकिन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हर्मिट क्रैब भी इंडिपेंडेंट है, सी एनेमोन भी इंडिपेंडेंट है। हाँ, अगर सी एनेमोन अकेला जाएगा तो उसको भी खतरा है, या तो उसको प्रीडेटर खाएगा, इसको एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी टुवर्ड्स फ्रेश फीडिंग साइट्स। लेकिन हर्मिट क्रैब, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर्मिट क्रैब सी एनेमोन के बगैर जिंदा नहीं रहेगा। हर्मिट क्रैब भी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो इसके इंटरेक्शन से दोनों को फायदा है। सी एनेमोन को ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स प्रेडेटर्स मिल जाता है। This is a very good example of facultative mutualism. मेरे बच्चे सेकेंड एग्जाम्पल आप याद रखोगे फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म के रिलेटेड,
the mutualism या एक interaction between tick bird, the interaction between tick bird and a rhinoceros. The interaction between tick bird and a rhinoceros. The third one, the interaction between crocodile, the interaction between crocodile and bird. Now these three are examples of facultative mutualism. मेरे बच्चे facultative mutualism में दो आपस में interact कर रहे हैं, मगर इनका interaction इनके survival के लिए important नहीं है. Both can live independently. लेकिन obligate mutualism में physical contact is mandatory, but both the species are wholly and solely dependent on each other. So in this lecture, we have finished with the first type of positive interaction, that is called as facultative mutualism.